नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका डीडी बिहार के कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण में। जी हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान जीवन की 3 आवश्यकताएं हैं। ऐसे में जब हम मकान की तरफ बढ़ते हैं तो ये सपना पूरा होने जैसा लगता है। बिल्कुल, क्या सिर्फ पैसे होना आवश्यक है मकान खरीदने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए? इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम जानने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में, कौन से दस्तावेज ज़रूरी है, और साथ ही साथ जानेंगे उन तमाम चीज़ों के बारे में जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते के समय ध्यान रखनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई ठगी ना हो। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए एक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं गोविंद कुमार जी, जो एक एडवोकेट है, और इनसे हम कई सवाल पूछने वाले हैं और ये सुनिश्चित करने वाले हैं कि आप जब ज़मीन या प्रॉपर्टी या घर खरीदें तो बिल्कुल एक सेफ माइंडसेट के साथ खरीदें। तो इसी नोट पे चलिए इनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनकम टैक्स फाइल करना क्यों जरूरी है। दूसरा कि आजकल प्रॉपर्टी खरीदने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या आपको पेपर लगाने चाहिए, क्या क्या पेपर, बायर को क्या क्या चाहिए, सेलर को क्या क्या रखने चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने में क्या क्या कैपिटल गेन लगते हैं, क्या सेलर को लगते हैं, क्या बायर को लगते हैं, वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो सर बिल्कुल आज हम सारी जानकारी लेने वाले हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके साथ ठगी ना हो। और हम ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि लोग अब डर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के पहले, और ये सोचते हैं कि शायद ये ज़मीन जो हम खरीद रहे हैं शायद इस पर किसी और का हक हो, और हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम जिनसे खरीद रहे हैं वो भी उसके सही मालिक हैं या नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इनकम टैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो इनकम टैक्स ये होता है कि जो भी आपने इनकम कमाया हो, जो भी एक बेंचमार्क बना हुआ है, उसके अलावा जो इनकम होता है उस पर टैक्स लगता है। हाँ, इनकम टैक्स फाइल करना क्यों जरूरी है आजकल? क्योंकि जिसकी भी इनकम, चाहे सैलरी हो चाहे बिजनेस हो, अगर 4 लाख से अधिक इनकम है तो उसको इनकम टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरा बात यह है कि अगर आप, आजकल सबसे बड़ी बात है कि लोग फॉरेन जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो उनको भी इनकम टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। फाइल करना है तभी उनको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि वीज़ा का प्रक्रिया आजकल बहुत टफ हो गया है अमेरिका में, यूरोप में। तो इसलिए वो इनकम देखते हैं कि वो आदमी बैंकक्रप्ट तो नहीं है, इसलिए वो इनकम टैक्स का वो पेपर मांगते हैं, और तब जाके उन्हें वीज़ा मिलता है। नंबर 3, आजकल टर्म पॉलिसी आजकल एक बेसिक नीड्स हो गया है। अगर किसी को अगर टर्म पॉलिसी लेना है तो उसमें भी वो 3 साल का इनकम टैक्स फाइल मांगते हैं। अगर वो इनकम टैक्स फाइल नहीं दे पाता तो वो टर्म पॉलिसी नहीं हो पाता है। इसके अलावा जैसे आदमी और भी इनकम होता है, जैसे कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन क्या होता है? जैसे शेयर हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, उसमें अगर आपको 2 रुपये भी फ़ायदा हो रहा है, आपको इनकम टैक्स से जो भी 2 रुपये फ़ायदा हो रहा है तो भी इनकम टैक्स फाइल मैंडेटरी है। इसके अलावा किसी की बिजली बिल अगर 1 लाख से ऊपर है उसको भी इनकम टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, जो कि आजकल बेसिक चीज़ हो गया, उसमें अगर 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो भी इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। तो इनकम टैक्स फाइल करना आजकल एक बेसिक नीड्स हो गया है। अगर आपके पास कुछ भी इनकम है, 4 लाख 5 लाख, कुछ बैंक में एफडी है, अगर एफडी का अगर टीडीएस काट रहा है, अगर उसको रिफंड लेना है तो भी इनकम टैक्स फाइल करना है। ये एक बेसिक नीड्स हो गया आजकल इनकम टैक्स फाइल करना। आजकल पूरे इंडिया में लगभग 10 लाख से लोग इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन का लगभग, जो भी अगर पॉपुलेशन जो कि 18 से 20 साल से 21 साल से ऊपर है, जो इनकम टैक्स पे के लायक पैन कार्ड है, उसमें से लगभग 20% लोग अभी इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं अभी। तो जी सर, हम ये समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करना कितना ज़रूरी है, और हर तरफ से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि चाहे आपको विदेश जाना है, या फिर आप कोई सामान खा रहे हैं, चाहे आपको टीडीएस रिफंड चाहिए, या फिर कोई और आवश्यकता है, तो घूम फिर के ये इनकम टैक्स जो है फाइल करना ज़रूरी है। सर, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो इससे बचना चाहे? नहीं मैडम, अब क्योंकि बैंक का ट्रांजैक्शन आपके पास पैन आधार से लिंक है, तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी आपका कैश पे ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से ऊपर हो रहा है तो वो सीधे इनकम टैक्स के पोर्टल पे पहुंच जाता है और आपको नोटिस आ जाता है। तो कैश ट्रांजैक्शन से भी लोग बचें अभी। तो जी, हमने जाना किस प्रकार से इनकम टैक्स फाइल करना कितना ज़रूरी है। और अब एक बहुत ही विशेष क्वेश्चन है कि किस प्रकार से कौन से दस्तावेज ज़रूरी है जिससे आप जब प्रॉपर्टी खरीदें तो आपके साथ ठगी ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम गूगल कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर एक सही जानकारी ज़रूरी है ताकि आप सुरक्षित रहें। ये भविष्य का सवाल है। तो सर, कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी है? सबसे पहले तो सेल डीड्स में क्या होता है कि आपके जो भी सेलर हैं, बायरे हैं, उनका पूरा डिटेल रहता है। कौन है, किसके जो मालिकाना हक है, सेल डीड में पूरा मेंशन रहता है। और सेल डीड, सेल के बाद भी वो ज़रूरत है, वो बायर के लिए भी, सेलर के लिए भी। सेलर के लिए ज़रूरत है कि कल वो इनकम टैक्स में कभी कुछ नोटिस आता है तो वो ये दिखाए कि मेरा पैसा कहाँ से आया।
और प्लस इसको इनकम टैक्स फाइल करने समय भी वो सेल डीड का जरूरत पड़ता है। वो सर सेल डीड में कौन कौन सी जानकारी होती है? सेल डीड में बायर का पूरा डिटेल रहता है, शेयर का पूरा डिटेल रहता है, कहाँ कहाँ ज़मीन का पोजीशन क्या है, इसका खतियान क्या है वो सब चीज़ है, उसका जो भी सर्किल नंबर क्या है, अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं। आजकल सबसे बड़ी बात है क्या कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड अगर आप खरीद लेते हैं तो आजकल सरकार ये भी की हुई है कि ग्रीन एरिया, कितना लोग के एरिया होते ग्रीन एरिया में ही अगर मकान जमीन बेच दिया तो वो जमीन पर मकान नहीं बना सकता। एग्रीकल्चर लैंड का भी एक फंडामेंटल इशू है, अगर एग्रीकल्चर लैंड अगर खरीद लेता तो उस पर मकान नहीं बना सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि उस पर आप ज़मीन खरीदते वक्त ये देखिए कि एनओसी बैंक से कोई लोन तो नहीं लिया हुआ है, जिसके लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है सरकार ने कि अपने पोर्टल पे अपना चले गए, वो आप पोर्टल पे वो भी देख लिए कि एक बैंक से लोन तो नहीं है, उसके अलावा कोई केस तो नहीं चल रहा है उस पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगा हुआ है, कोई पार्टीशन सूट तो नहीं है। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है उसमें। इसके अलावा आजकल लैंड एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जैसे आपका क्या है कि आपका घर अगर नगर निगम में है तो ये देख लीजिए कि नगर निगम का जो रिसीट है वो अप टू डेट तो है नहीं है। नहीं तो अगर परचेजर वो ज़मीन खरीद लेता है, अब पहले से कुछ ड्यूज बचा हुआ है तो सारा परचेजर के वो मत्थे पर चला जाता है। इसके अलावा क्या है कि अगर गाँव का है तो गाँव का भी अपडेट होना चाहिए। हाँ, खसरा नंबर जो है, खसरा नंबर से क्या होता है कि खसरा नंबर इसमें चढ़ा है कि नहीं। खसरा नंबर से क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट फिगर पता चल जाता है। खसरा नंबर अगर डाल देते हैं आप तो पूरे आपके जो भी आप सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर पे जो सरकार अपना पोर्टल दिया हुआ है उस पर डाल करके आप सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। तो खसरा नंबर भी बहुत जरूरी है इसमें। आजकल खसरा नंबर का भी ये भी है। टाइटल सूट भी बहुत ज़रूरत है। टाइटल सूट से ये पता चलता है कि ये इसका एक्चुअल ऑनर कौन है। सर आपने लोन के बारे में बताया, तो आपसे ये सवाल होगा कि मानिए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ज़मीन लेता है और उसने लोन नहीं चुकाया है, तो क्या ये लोन अब जिस व्यक्ति ने ये ज़मीन खरीदी उसके सर पे मतलब आ गया? हाँ, सर पे आ गया। तो इसलिए आजकल बहुत सारे जैसे मैंने ही अभी एक मेरे क्लाइंट ही हैं, उन्होंने मकान खरीद लिया। मकान पे पहले से ये लोन था, इन्हें तो पता था नहीं। तो लोन वाले ने केस किया कि भैया तो मकान तो मेरा है। ये ऐसा बहुत सा केस आता है। तो इसलिए आप पोर्टल पे ही सारा चीज़ देख लें कि लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई केस तो नहीं है। ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब देखना चाहिए आजकल। क्योंकि अगर आप ये सब देख करके आप पेपर कलेक्ट करके ये कि पूरे पेपर कलेक्ट करके आप कीजिएगा, मान लीजिए कि आपने सेलर ने धोखा दिया तो परचेजर ये भी कर सकता है कि वो अगर वो केस करता है, अगर सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स वो सपोर्ट करता है वो कोर्ट में, तो उसमें क्या हुआ कि वो उस समय का मार्केट वैल्यू का पैसा वो सेलर से वो ले सकता है वो। तो ये सब पेपर बहुत रिक्वायरमेंट है। ये सब जब सेल डीड, परचेज डीड, सेल डीड, ये टाइटल सूट, ये जितने भी पेपर हैं सब सारे वो फाइल पे निकाल के प्रिंट आउट लेकर के पहले वो सीओ से भी पता लगा ले कि इस पर क्या कोई केस सीओ से एग्जैक्ट पता चल जाता है। वहाँ सेकंड कोर्ट वहाँ पे जो रजिस्ट्री वैल्यू में होता है वहाँ सेकंड फाइल भी होता है, वहाँ भी जाके चेक कर ले। अब तो ऑनलाइन हो गया, अब तो कोई ऐसा कोई मतलब सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। और ये जो ऐसे भी होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो टैक्स होता है उससे पता चल जाता है कि किसका ये ऑनरशिप, इसका ऑनर कौन है। तो ये सब चीज़ है, ये सब बेसिक चीज़, ये सब चीज़ अपने को ध्यान देना चाहिए परचेज जमीन खरीदते वक्त। सर हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम पहले से ही सावधान रहेंगे तो समाधान की स्थिति ही नहीं आएगी। समाधान रहेंगे, मान लीजिए कि प्रॉब्लम भी होता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आप वो कोर्ट के थ्रू वो तो पैसे तो रिकवरी कर सकते हैं सेलर से। और ये यहाँ पे 2 या 3 रुपए की बात नहीं हो रही है, ये पूरे जीवन में कमाई होती है, जीवन की कमाई होती है। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं खाता, खसरा और खतियान में, तो तीनों के बीच का अंतर क्या है और तीनों जो चीजें हैं इनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है? तीनों एक तरह का समझिए कि वो कंबाइन है। वो खसरा ये तीनों एक कंबाइन है। वो ये है कि इसे खतरा ये जो नंबर होता है इससे सारे आपको डिटेल पता चल जाता है। ये आप सॉफ्टवेयर पे डालेंगे, वहाँ के जो पोर्टल होता है उस पर डालेंगे ये चीज़, तो इससे एग्जैक्ट पता चल जाता है। इसका एक पोर्टल भी होता है कि आपका कोई लोन चल रहा है कि नहीं, कोई केस है कि नहीं, ये सारा चीज़ खसरा से पता चल जाता है। वो खसरा डालेंगे, वो ज़मीन की पूरी जानकारी मिल जाती है उसमें। इसके ऑनर कौन है, क्योंकि कोई ज़मीन अगर पैटर्नल ज़मीन होती है और उसमें के पार्टीशन होता है तो इसमें पता चल जाता है कि बंटवारा हुआ है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि बिना बंटवारा के आप ज़मीन अब जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली है, उसके 4 बेटे हैं, एक अगर बेचना चाहेगा तो वो अपना ही पार्ट बेचेगा। जब तक वो बंटवारा नहीं होगा वो बेच भी नहीं सकता, उसका कौन पार्ट है वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है कि वो अपना वो पूरे चेक कर ले, ज़मीन को पूरा देख ले, इसका मालिक कौन है, इसका ऑनरशिप कौन है, तभी उसी से रजिस्ट्री करवाए। ये नहीं कि इसे ज़मीन है वो उसका बेटा वो रजिस्ट्री कर देगा, तो ये आपकी ज़मीन नहीं हो सकती है। ये
तो हमने जाना कौन से दस्तावेज ज़रूरी है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं, और बिल्कुल ऐसा ना महसूस करें कि ये दस्तावेज शायद हम मांगेंगे तो एक कि ख़राब लगेगा या क्यों मांगे, ये मत करें क्योंकि पूरे भविष्य का सवाल है आपका। और सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं तो क्या पुश्तैनी ज़मीन में भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है? नहीं मैडम, पुश्तैनी ज़मीन में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। जो भी आपके फोर फादर से या फादर या पिताजी या दादाजी से ज़मीन मिलता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब उसको वो बेचेंगे तब उसमें कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल गेन का ये फंडा है कि जैसे आपने आज 2026 में ज़मीन बेचा तो उसमें वो देखता है कि 2000, जैसे पटना का ही ज़मीन है, वो 2001 में क्या ज़मीन की वैल्यू थी और अभी क्या वैल्यू है, वो दोनों के बीच में या तो इंडेक्सन वैल्यू चले जाए, चाहे वो 154 का बेनिफिट लेकर के वो आगे बढ़ सकता है। वो तो ये ज़मीन में जब से बेचेगा तभी टैक्स लगेगा, ऐसे पुश्तैनी ज़मीन में कोई टैक्स नहीं लगता है। सर कैपिटल गेन के बारे में आपने बात की, तो कैपिटल गेन क्या होता है, इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझना चाहेंगे? मैडम कैपिटल गेन जो ये होता है कि इसमें सबसे बड़ी फिक्स एसेट में जैसे ज़मीन हुआ, गाड़ी हुआ, लेकिन गाड़ी में क्या होता है कि कैपिटल गेन इसलिए लगता है क्योंकि वो उसका वैल्यूएशन हमेशा डे टू डे डिप्रिशिएट करता है, इसलिए उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता है। ऐसे गोल्ड हुआ, गोल्ड में भी अगर एक नंबर पे आप जाइएगा या एंटीक चीज़ कोई भी होता है उस पर भी कैपिटल गेन लगता है। शेयर का आजकल सबसे ज़्यादा नोटिस आ रहा है, ज़मीन, शेयर और म्यूचुअल फंड। शेयर में क्या है कि शेयर अगर बेचते हैं आप तो उसमें आपको फ्लैट टैक्स लगता है, उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लगता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जैसे 1 साल के पहले आपकी ज़मीन आपने बेच दिया या ज़मीन या शेयर बेचा चाहे म्यूचुअल फंड बेचा तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और लॉन्ग टर्म क्या होता है कि जैसे 1 साल के बाद बेचा तो उसमें लॉन्ग टर्म लगता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि ज़मीन, शेयर या म्यूचुअल फंड में कोई आप बेनिफिट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में तभी ले सकते हैं जब आपने कोई रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदा तब लिया, शेयर में भी वही हालत है। लेकिन इसमें क्या है, ज़मीन में क्या है, उसमें 3 तरीक़े से बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो आप कैपिटल गेन अकाउंट खोल लीजिए और उसमें क्या है कि आप उस बॉन्ड खरीद लीजिए, 5 साल का जो बॉन्ड होता है एफडी की तरह होता है, 5 साल की लॉक इन होता है, उसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, आप 154 के आप कुछ अपना रेजिडेंशियल मकान है उसको रिपेयरिंग के मकान बनाइए, रिपेयरिंग कीजिए, उसमें वहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। या तीसरा, आपने रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदा या एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, वहाँ भी बेनिफिट ले सकते हैं वो। सर आपसे पूछना चाहेंगे सर्कल रेट के बारे में। सबसे पहले तो सर्कल रेट क्या होता है, क्योंकि किसी भी आम व्यक्ति के लिए ये सारे शब्द बिल्कुल बहुत ही टेक्निकल हैं, लीगल टर्म्स हैं, तो सर्कल रेट होता क्या है ये जानें। सर्किल रेट क्या होता है कि मैडम, जैसे क्या होता है कि जैसे सर्किल रेट जैसे किसी भी आप एरिया का होता है, एक सर्किल रेट फिक्स किया जाता है जो कि अभी गवर्नमेंट ने अभी जस्ट डबल कर दिया है। जैसे अगर कंकड़बाग का 70 लाख रुपया था इकट्ठा, वो हो गया है 1,40,000 रुपये, वो 1,40,000 हो गया। और आपको मैं एक बताता हूँ कि सर्किल रेट से नीचे ज़मीन कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट हैं विष्णु कुमार, उन्होंने सर्किल रेट से कम में ज़मीन खरीदा। वो 2019 से एक रूल पास हुआ था कि अगर 10% का वेरिएंस आता है कोरोना के कारण की, 10% का वेरिएंस आता है कि मान लीजिए कि अगर 10% अगर आपने नीचे खरीदा या ऊपर खरीदा तो इनकम टैक्स इसको माफ़ कर देता है। लेकिन अगर 10% से नीचे खरीदा तो वो इनकम टैक्स में आपको नोटिस आ जाता है और बहुत दिक्कत होता है। तो हमारे एक केस स्टडी में बता रहा हूँ, मेरे क्लाइंट ने खरीदा, वह विष्णु कुमार ने ज़मीन खरीदा, उन्होंने लगभग 1 करोड़ की ज़मीन खरीदा। ज़मीन तो बहुत बड़ा था, 5 कट्ठे का ज़मीन था, तो नोटिस आ गया उसको। नोटिस आया उनको तो उन्होंने देखा कि भाई वो ज़मीन जो थी वो 3 फीट के रास्ता पे था, तो उन्होंने ये क्लोज किया कि 3 फीट का रास्ता तो उसमें गाड़ी नहीं जा सकता है, इसलिए हमने ज़मीन जो था मैंने 20% डाउन में खरीदा, क्योंकि वो ज़मीन बिक ही नहीं रहा था और वो लगभग बंद प्लॉट था, वो 3 फीट का था। तो इस कंडीशन में आप सर्किल रेट देख करके आप, जैसे ये तो बंद प्लॉट था तो ये तो बच गया, केस हुआ, वो फाइल हुआ, ये हुआ, तो वो तो बच गया। लेकिन अगर आपको कोई भी ज़मीन खरीदना है तो आप ये ध्यान दीजिए कि सर्किल रेट से मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 10% तक होए, या कोशिश कीजिए जितना सर्किल रेट है उतना ही में ज़मीन खरीदे वो, तब वो नोटिस नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अक्सर लोग मुनाफे के बारे में सोचते हैं, फायदे के बारे में सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद कम में मिल रहा है, शायद ये फायदा हो जाएगा, पर किसी न किसी प्रकार से इनकम टैक्स की नज़र जो है वो पड़ जाती है। और एक बताता हूँ, जैसे सर्किल रेट मान लीजिए कि 50 लाख रुपया है, अगर वो 40 लाख में खरीद लिया तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ये अनुमान लगाती है कि इसने 20% प्रॉफिट लिया है वो, क्योंकि 50 लाख की ज़मीन अगर 40 लाख में अगर आप लेते हैं, यानी कि 10 लाख का आपने प्रॉफिट लिया, तो उस पर क्या होता है, वो इनकम टैक्स के स्लैब में जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जा करके आपको
कैलकुलेट कर करके पूरा टैक्स देना पड़ता है। मतलब वो आपके पलड़े ही पड़ जाता है। हाँ, वो घूम फिर पड़ के। जाता है। तो जी हाँ। तो इसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है कि सर्कुलेट देख करके आप जमीन खरीदे। आप तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी प्रकार की चालाकी या फिर कहीं पे मुनाफा अगर आप सोच रहे हैं तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिस्टम है या सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अपडेटेड हैं और कहीं से भी 2 रुपए का भी हम कह सकते हैं वो मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। तो चीज़ों को आप बिल्कुल ईमानदारी से करें, भले समय लग सकता है पर चीज़ें सटीक और सही रहनी चाहिए। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग कैश में ज़मीन खरीदते हैं तो फिर भी क्या टैक्स लगता है? मैडम कैश में जैसे 2 लाख से ऊपर का कोई भी चीज़ है वो डिसअलाउड है। मेरे एक क्लाइंट ने अभी 10 लाख का ज़मीन खरीदा, 5 लाख रुपए तो चेक से दिया, 5 लाख रुपए कैश से दिए, तो वो डिसअलाउड हो गया और उस पर बहुत सारे पेनल्टी है। मिनिमम 100% पेनल्टी लगता है। 5 लाख जो ये हो गया, 5 लाख का ये हो गया, तो मिला करके वो मैक्सिमम स्लैब लगभग 30 + 30 60% का टैक्स लग जाता है वो। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का पेनल्टी नहीं मैडम, 5 लाख पे 30% का तो वो मैक्सिमम टैक्स है, तो वो तो लगेगा ही, और उस पर 30% का पेनल्टी, 100% पेनल्टी लग जाता है। तो यानी कि 5 लाख का यानी कि 60% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप ये देखिए कि आप कैश में तो कुछ आप ट्रांजेक्शन करें ही नहीं, या करना भी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक, उससे अधिक ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं आप। सर ऐसे में बहुत सारे लोगों को होम लोन के ज़रिए घर खरीदने की सलाह दी जाती है, तो आप इसे कितना सही मानेंगे और क्या होम लोन ही सही तरीका है? मैडम बहुत अच्छा है मैडम। होम लोन तो ये है कि सरकार ने जैसे स्मॉल जो स्मॉल जिसकी इनकम बहुत कम है उसके लिए छोटे छोटे फ्लैट बनाए हुए 800-900 रुपये, उसके लिए उसको बहुत सी सब्सिडी मिलती है होम लोन के इंटरेस्ट में। और होम लोन बहुत अच्छा है मैडम, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सस्ता पड़ता है, और साथ साथ आपको एक EMI के थ्रू आप लोन ले सकती हैं। EMI के थ्रू आप एक घर ले, जितना का आप जैसे आप कंकड़बाग में ही अगर 40 लाख का अगर EMI पे अगर 1 करोड़ का फ्लैट ले लेती हैं तो वह घर तो अपना ही हो जाता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि अगर छोटे वाले के तो बहुत बेनिफिट है, उसको तो 2,65,000 का उसको इंटरेस्ट बच जाता है। अब बड़े वाला को भी आपको अच्छा ही रहता है, आपको जितना का EMI दे रहे हैं, जितना कम रेंट दे रहे हैं, वो EMI में एडजस्ट हो जाता है और 20-25 साल में वो मकान आपका अपना हो जाता है। तो लोन लेकर भी मकान लेना बहुत अच्छा है। आपका एक अच्छा है, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसमें क्या है कि इंटरेस्ट में अगर सेक्शन 24C में आपको लगभग 2 लाख का ब्याज बच जाता है, अब बाकी 80C में लगभग 1.5 लाख का ब्याज बच, यानी पूरा मिलाकर 3.5 लाख का आपका टैक्स ही बच जाता है ओल्ड एज में। तो होम लोन लेना बहुत अच्छा है मैडम। सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि ज़मीन का म्यूटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर एक खास जोर दिया जाता है, तो म्यूटेशन क्या होता है और ये क्यों इतना ज़रूरी है? मैडम म्यूटेशन जो होता है कि जैसे कोई आदमी ज़मीन खरीदता है या फ्लैट खरीदता है, तो वो म्यूटेशन से होता है कि वो ज़मीन आपके नाम पे चढ़ जाता है, वो सेकंड रजिस्टर 2 पे चला जाता है। उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा, या उसको आप अगर सेल करना चाहेंगे तो आपको विदाउट म्यूटेशन पेपर लिए वो सेल कर भी नहीं सकते आप हैं। सेल भी नहीं कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन में वो दिखता भी है, वो किसके नाम पे है। मान लीजिए कोई आपका परचेजर आपका पास आएगा, आप फ्लैट या मकान अपना बेचना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन देखेगा म्यूटेशन पे, तो वो उसके नाम पे चढ़ा हुआ है, तो आप बेच भी नहीं सकते हैं, आप लोन भी नहीं ले सकते हैं, आप रसीद आपका अप टू डेट नहीं रहेगा तो आप टैक्स भी जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नगर निगम का टैक्स वगैरह जो होता है वो भी नहीं दे सकते हैं, बहुत उसमें ऑनरशिप प्रूफ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो इसीलिए म्यूटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब आपने पैसे देकर ज़मीन भी खरीद ली, सारी चीज़ें भी हो गई, पर फिर भी अगर वो आप ज़मीन सेल नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आपका मालिकाना हक ही नहीं है। और इन्हीं बातों के साथ सर आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने इनकम टैक्स के बारे में इतनी सारी बातें की, पर अगर किसी व्यक्ति को तो भी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो वो क्या करे? इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो पहले तो वो देखिए कि जो इनकम टैक्स का नोटिस आया वो किस सेक्शन में आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। जैसे हिडन पैसा आपने छिपा लिया, आपने ज़मीन खरीदा आपने वो नहीं दिखाया, तो बहुत सारे नोटिस आते हैं। तो किसी एक्सपर्ट वकील के पास जाएं, हमारे पास बहुत से वकील हैं पटना में, तो वहाँ जाएँ, वहाँ पर अपना वो उसको ये करे। तो विद्वान अधिवक्ता लोग भरे हुए हैं, तो वहाँ पर जा करके जहाँ जिसे इनकम टैक्स फाइल कराते हैं वहाँ दिखाएं कि भाई ये क्यों नोटिस आया, किस सेक्शन में आया। क्योंकि और नोटिस आए तो वो 1 महीना की जितने भी जो पेपर, आप इसलिए मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, जैसे ज़मीन बेचा, ये बेचा, जो कुछ भी किया, तो वो पेपर जो भी है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, क्योंकि जो नोटिस आता है उसमें सिर्फ 1 महीना का समय आता है। अगर एक महीने समय में आप वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट्स वो स्कैन करके नहीं भेज सकते हैं, तो फिर वो नोटिस बढ़ जाता है, वो फिर वो आपको 1 नहीं 2-3 केस खुल जाता है वो। इसलिए जैसे ही नोटिस आए वैसे ही तुरंत वो अपना काम में लग जाए, वो तुरंत अपने जो भी उनके जो अधिवक्ता हैं जिनसे मतलब फाइल करवाते हैं, वो उनके पास पहुँचे हैं, जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन सॉर्ट आउट करें उसको,
बिल्कुल। तो हमने जाना किस प्रकार से इनकम टैक्स का नोटिस अगर आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जाने कि ये किस लिए आया है, और उसके बाद फिर आप कानूनी सलाह ले सकते हैं और बिल्कुल सही व्यक्ति आपको सही सलाह देगा। और इन्हीं बातों के साथ सर आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 10 रेजिडेंशियल फ्लैट या 5 प्रॉपर्टी लेता है तो फिर क्या टैक्स लगता है और फिर ये क्या प्रक्रिया होती है? हमारे क्लाइंट थे शिव कुमार, उन्होंने उनको ज़मीन मिला, बहुत बड़ा पैटर्नल ज़मीन था, लगभग 1-2 बीघा ज़मीन मिला, उसमें उनको 50 फ्लैट मिला। 50 फ्लैट में से उन्होंने 10 फ्लैट बेच दिया और उन्होंने 5 फ्लैट जाके दिल्ली में खरीद दिया। नियम ये कहता है कि आप एक ही फ्लैट पे आपको मिलेगा 154, लेकिन ये यहाँ पे कंडीशन दूसरा था। यहाँ उन्होंने 10 फ्लैट खरीदा, 10 फ्लैट का 154 मिला, उन्होंने 1 करोड़ प्रॉफिट उससे अर्न किया। 154 का जो हुआ और वहाँ से उन्होंने फिर दिल्ली में जो खरीदा वो 5 रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदा, 10 का बदला 5 खरीदा वो, तो वो 10 का 154 का बेनिफिट वहाँ वो ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन उनको नोटिस आया, फिर उन्होंने जवाब दिया, तो वो फिर वो फ्री होल्ड हो गया, फिर कोई वो केस को ख़त्म कर दिया गया वो। ओके। तो हमने जाना किस प्रकार से अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको क्या करना चाहिए। और आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, कृषि की भूमि है, जहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो किसी किसान से वो भूमि खरीदते हैं और उसके बाद पर उस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं और फिर आप वहाँ पर प्लॉट लेते हैं। तो सर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं, पटना के बाहर भी देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड जो कृषि की भूमि है उसको बेचने पर क्या टैक्स लगता है? नहीं मैडम, लेकिन उसके लिए एक फंडा है उसमें कि अगर वो नगर निगम से वो 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए, प्लस उसकी पॉपुलेशन वहाँ पे वो 50,000 से कम की होनी चाहिए, वहाँ जहाँ पे उन्होंने लैंड लिया। और जैसे 2 किलोमीटर और एग्रीकल्चर काल में तभी वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो अगर वो बेचता है, वो किसान बेचता है तो। इसलिए मैं सबको ये राय देता हूँ कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदे वो सीओ से चाहे बीडीओ से वो लिखवा ले कि ये एग्रीकल्चर लैंड है और ये शहर से 10 किलोमीटर दूर है। क्योंकि क्या होता है कि आज हम लोग ही देख रहे हैं, सगुना मोड़ हुआ, चाहे आपको दानापुर के साइड चली जाइए, कभी वो एग्रीकल्चर लैंड क्या हुआ करता था 5-7 साल पहले, लेकिन आजकल वो नगर निगम में आ गया है। तो क्या जब आज नोटिस आ रहा है तो वो सर्किल ऑफिसर या बीडीओ हैं चाहे सीओ हैं वो लोग तो ट्रांसफ़र हो गए, वो नए जो सीओ आएंगे तो उसे साइन करेंगे नहीं वो, तो उस पर वो टैक्स लग जाएगा वो। क्योंकि अर्बन कोई भी अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर पूरा 100% टैक्स है वो। लेकिन अगर शहर गांव का जो खरीदते हैं एग्रीकल्चर लैंड उस पर टैक्स नहीं है। तो जैसे भी ज़मीन खरीदे, एग्रीकल्चर लैंड खरीदे, बाहर के ज़मीन खरीदे, उससे तुरंत सीओ से या बीडीओ से वो लिखवा लें कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये यहाँ से जो सर्किट जो नगर निगम से, जो पटना का नगर निगम या जहाँ का भी नगर निगम है, गोपालगंज छपरा जहाँ का भी है, उससे ये 10 किलोमीटर बाहर है तो ये टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो हमने जाना किस प्रकार से बिल्कुल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर कृषि की भूमि है, पर आपको सही जानकारी होनी भी ज़रूरी है ताकि आप इसका लाभ ले सकें। और हम अक्सर देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी ज़मीन का या फ्लैट का, और उसके बाद फिर स्टैम्प ड्यूटी भी होती है। पर सर जब कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी एजेंट से ज़मीन खरीदता है तो उसे इन सभी की प्रक्रियाओं के बारे में उतनी जानकारी होती नहीं है। तो ये जो मूल्य है ये कैसे तय होता है, स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन? वो मैडम सर्किल रेट से पता चलता है। जैसे कंकरबाग का सर्किल रेट जैसे 17 लाख रुपए पहले था, कट्ठा था, उसका 10%, जैसे लेडीज़ के लिए 2% डिस्काउंट है, जेंट्स के लिए 12% है, लेडीज़ के लिए 10% है, ऐसे करके वो सर्किल रेट फिक्स होता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है इसमें सर्किल रेट। जैसे अभी गवर्नमेंट ने अभी सर्किल रेट बढ़ा दिया है तो जस्ट डबल हो गया है। तो अगर ज़मीन आप कम पे भी खरीदेंगे, अगर पहले तो अगर एग्रीमेंट तो पहले जैसे कोई कंकरबाग का ज़मीन हुआ या बोरिंग रोड का ज़मीन हुआ, 1 करोड़ की ज़मीन है, आपने 60 लाख में उसको एग्रीमेंट किया हुआ था या 1 लाख में एग्रीमेंट किया था, अभी तो ज़मीन 2 करोड़ की हो गई, लेकिन तो उनको 2 करोड़ पर ही टैक्स देना पड़ेगा, 2 करोड़ के सर्किल पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो 1 करोड़ की पैसा क्यों नहीं दे। तो जब भी अभी जैसे पटना बिहार का ही सिचुएशन जैसे बहुत चेंज हो गया है, तो अभी क्या है कि अगर वो 2 करोड़ के बदले अगर 1 करोड़ का भी खरीदता है तो वो जमीन रजिस्ट्री पे लिखवा ले कि मैंने ये जो एग्रीमेंट किया था वो 1 करोड़ के मैंने पहले किया था, जब जमीन रजिस्ट्री कॉस्ट बढ़ने के पहले किया था, तो वो उसको 1 करोड़ पर ही वो 1 करोड़ का ही पैसा देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स जो लगेगा वो 2 करोड़ पर लगेगा, सर्किल रेट पर लगेगा। तो हमने जाना किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। और सर एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि कोई भी व्यक्ति पहली बार जब ज़मीन खरीदता है या मकान खरीदने के बारे में सोचता है तो एक डर रहता है और बहुत सारी चीज़ों का पता तो करता है, बट कभी कभी भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, तो कानूनी सलाह कितनी ज़रूरी है ये दर्शकों को बताएं। मैडम सबसे पहले तो ज़मीन खरीदने के लिए किसी आप जो भी आपके वकील हैं या जिनको ज़मीन का कुछ आइडिया है
उनसे आप मिलें, या जो बहुत से आजकल सिविल के भी वकील हैं उनसे मिले। वो क्या होगा कि उससे पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनसे लेना है, क्योंकि जब आप एक बार ज़मीन आप रजिस्ट्री कर लेते हैं उसके बाद किसी का भी कोई ये नहीं होता है, तो आप कभी केस भी कीजिएगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, सेल डीड हो, उसका टाइटल डीड हो, NOC हो, बैंक से क्या है, सब चीज़ चेक कर करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें। कल वो 2-4 साल के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो, मान लीजिए कि कभी ज़मीन क्या होता है कि कभी कोई ज़मीन बेच दिया, कोई ज़मीन बेच दिया और वो जॉइंट प्रॉपर्टी है और वो बेच दिया, कभी उस पर केस होता है, तो वो कम से कम सेलर से वो उस पर केस करके वो जितने की ज़मीन एक्चुअल ज़मीन है और उसका जो मार्केट वैल्यू है वो तो ले सकता है, लेकिन उसके लिए पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए, ये सब चीज़ें। हाँ, क्योंकि पेपर नहीं रहेगा कुछ कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले सेल डीड उसके पास होना चाहिए, उसका जितना भी जो टाइटल सूट होना चाहिए, जो भी उसका कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आजकल जैसे देख लेना चाहिए कि NOC तो नहीं है उस पर, वो सब प्रिंट आउट निकाल के रख लेना चाहिए, बिल्कुल सारे चीज़ लिखना चाहिए। और कितने लोग क्या करते हैं कि ज़मीन पे अपना पेपर दे करके कोई प्राइवेट से भी पैसा लिए होते हैं, कल वो भी केस कर सकता है। तो आपके पास पेपर रहेंगे तो आप सेलर पे आप केस करके आप पैसा की रिकवरी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सबूत होना चाहिए कि आपने ये ज़मीन खरीदी है। हाँ, ज़मीन खरीदे, सारे पेपर लेकर के अपना ऑनलाइन, आजकल सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है, आजकल सारा चीज़ निकल जाता है। वो आजकल गवर्नमेंट ने सारा पोर्टल बना दिया है। आप लोन भी देख सकते हैं कि लोन पे है कि नहीं, मकान लोन पे भी है। पहले पता नहीं चलता था, पहले आपको पता लगाना पड़ता था जाके, अब तो ऑनलाइन सारा पता चल जाता है। क्योंकि अब जब जैसे भी आप बैंक से लोन लेने जाइएगा, सारा प्रॉपर्टी का वहाँ ऑन पेपर वो ले लेते हैं और सारा वो अपडेट कर देते हैं। जो पोर्टल है गवर्नमेंट का पोर्टल, उस पर रख देते हैं कि ये बैंक, ये ज़मीन लोन पे है। तो इसलिए पहले अब उसको बेचना मुश्किल हो रहा है। अब पहले के तरह नहीं है, अब तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है, सारी चीज़ें औद्योगिक हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अब। तो जी हाँ, इस बढ़ते औद्योगिक युग में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के लिए कि उन्हें सभी जानकारी जो है वो एक क्लिक पर, स्क्रीन पर, मोबाइल पर मिल जाती है। और इन्हीं बातों के साथ आशा है कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानपूर्वक रहा हो और हुआ होगा। और हम धन्यवाद कहना चाहेंगे एडवोकेट गोविंद जी का हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। और जी हाँ, इन्हीं बातों के साथ मैं रमा फिलहाल आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगी। आशा है कि आप इस जानकारी से अपना भविष्य और भी उज्जवल बनवाएंगे और सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे ताकि समाधान की स्थिति ही ना आए। और इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ, और देखते रहें DD बिहार। धन्यवाद।